देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर यस मैम। गुड इवनिंग गर्ल्स। गुड इवनिंग गर्ल्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग चिल्ड्रन। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, देखो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री टॉपिक का नाम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री का मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स में क्या एंट्री फॉलो करते हैं? डबल एंट्री, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल एंट्री हो रहा है। अच्छा, कोई सिंगल एंट्री मेंटेन करता है क्या? गुड इवनिंग मैम। देखो सिंगल एंट्री नॉर्मली, देखो कोई अगर किसी को अकाउंट्स का नॉलेज है, वो क्यों सिर्फ सिंगल एंट्री फॉलो करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। सिंगल एंट्री कौन फॉलो करेगा? जिसको डबल एंट्री नहीं आता होगा। ठीक है, डबल एंट्री का अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो सिंगल एंट्री फॉलो करेगा। ठीक है, और सिंगल एंट्री तब फॉलो कर सकता है अगर मतलब या तो उसे अकाउंट्स का नॉलेज नहीं, दूसरा बात है कि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिससे वो डबल एंट्री कर सके। ठीक है, या फिर वो करना नहीं चाहता, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बिजनेस छोटा है, ठीक है, तो हम अकाउंटेंट नहीं रखते हैं, उतना मैनेज नहीं करते। जितना मुझे थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन का जरूरत होता है वही हम रख लेते हैं। जैसे अगर स्ट्रीट साइड जितने भी छोटे छोटे शॉप है वहां जाओगे तो देखोगे कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, बस लिख लेता है कितना क्रेडिटर से परचेज किया, और अगर कोई कस्टमर आता है कैश देता है तो लिख लिया ये प्रोडक्ट इतना बिक गया। और अगर देखोगे कि क्रेडिट सेल कर रहा है तो भी लिख लेता है कि इससे मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, और स्टॉक का काउंटिंग कर लेता है कि खाता मेरे में पास ये। हाँ बोलो। खाता मेंटेन करता है। हाँ, खाता मेंटेन करता है, लेकिन वो मतलब कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं करता है। खाता मेंटेन होता है बट अकाउंटिंग सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है। अभी जितने भी मतलब छोटे छोटे शॉप है सब यही करते हैं, क्योंकि वो अगर कोई बोलेगा मेरा बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, अब हम डबल एंट्री वाला मतलब जो मेंटेन होता है उसके लिए अकाउंटेंट रखेंगे, इतना एक्सपेंस करेंगे, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई बोलेगा कि हम ज्यादा मेंटेन नहीं करते, और एक रीजन भी होता है, लोग अगर अपना टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट पता चलेगा एक्यूरेटली, तो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, तो जो है इनकम का जो है डिस्क्लोज हो जाएगा। बहुत से लोग अपने एक्चुअल इनकम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, बिकॉज वो नहीं चाहते कि वो टैक्स दे, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो अब नहीं मेंटेन करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। किसी का छोटा बिजनेस है, कोई बोलेगा मुझे टैक्स नहीं देना है, कोई बोलेगा मेरे पास उतना डिटेल्स ही नहीं रहता है, मुझे नॉलेज है लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन देखो ये कौन बोल सकता है? सोल प्रोप्राइटर बोल सकता है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि कंपनी को तो अकाउंट्स मेंटेन करना ही पड़ेगा। कंपनी तो पूरा एक रूल्स के अंडर है, तो उसे तो उस रूल्स के अंडर अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। वो ऐसा नहीं बोल सकता है। कौन बोल सकता है? जो छोटे छोटे दुकानदार है ना। गुड इवनिंग शुभम। गुड इवनिंग मैम।
जो छोटे छोटे दुकानदार है वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो बड़ा दुकानदार है, जो जैसे जो एस्टेब्लिश बड़े बड़े दुकानदार है, उनके पास पूरा डिटेल्स रहता है, क्योंकि उनको तो टैक्स वगैरह देना ही होता है, ठीक है। आप इतना अच्छा डेकोरेट करके अपना दुकान बना रखे हो, इतना इनकम कर रहे हो, तो आप टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो, आपका टैक्स फाइल तो होगा ही, ठीक है। तो छोटे छोटे दुकानदार नहीं कर सकते हैं, और मैंने 2-3 रीजन बताए। लेकिन सभी को अपना प्रॉफिट तो पता करना पड़ेगा। अब अकाउंट मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, बड़ा शॉप है छोटा शॉप है, कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड, हर एक बिजनेसमैन को, चाहे वो जैसा भी बिजनेसमैन हो, छोटा से बड़ा, सभी को अपना प्रॉफिट पता करने का जरूरत होता है, ठीक है। तो अब अगर किसी के पास डबल एंट्री नहीं है, डबल एंट्री होने से क्या होता है, तुम लोग जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर, लेजर के बाद क्या होता है, बोलो स्टेप, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस के बाद। और ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनने से क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और एसेट लायबिलिटीज का डिटेल्स। लेकिन ये करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंट्रीज चाहिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जर्नल एंट्री कहाँ से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोलो, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या इनके बिजनेस में नहीं होता है, इनके बिजनेस में भी होता है, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं करते उस तरीके से, ताकि और एंट्री नहीं करते हैं। ट्रांजैक्शन यहाँ भी होता है, मतलब इनके पास भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स तो होगा, एटलीस्ट जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस बात को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो रहेगा। लेकिन इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि हर चीज को ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट तो सभी को पता करना है, मेरा प्रॉफिट क्या है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बोल सकते हैं, तुम लोगों को बुला के, तुम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो, सीए पढ़ रहे हो, तो तुम लोग को पूछ सकते हैं, सीए सीएस सीए में जो भी कर रहे हो, तो पूछ सकते हैं ना कि बोलो मैंने तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, लेकिन तुम लोग के पास तो इतना नॉलेज है अकाउंट्स का, तो मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या उससे तुम लोग मुझे बता दोगे कि मेरा प्रॉफिट लॉस कितना है। वही काम यहाँ पर करना है हमें, कुछ मतलब डिटेल्स दे दिया जाएगा, उसके थ्रू से हमें क्या करना है, एंटिटी का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो हमें बताना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन है, तो देखो इसका मेन पॉइंट क्या हो गया, कोई भी बिजनेस अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, जब भी पीरियड एंड हो रहा है, पीरियड एंड का मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर हो या फिर जैसा भी ईयर वो मेंटेन कर रहे हैं, उनको क्या पता करना होता है, अपना प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, प्रॉफिट हो या फिर बिजनेस में लॉस हो। आप प्रॉपर अकाउंट अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर अकाउंट इज नॉट मेंटेन, ठीक है, तो कैसे करके ये लोग अपना प्रॉफिट या लॉस को पता करेंगे, ये पूरे प्रोसेस को ही हम लोग, मतलब यही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मेन स्टोरी, कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता क्या है या सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपना प्रॉफिट लॉस जानना चाहता है, लेकिन उसने प्रॉपरली अपना अकाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो वो कैसे करके अपना जो है प्रॉफिट लॉस देख सकता है। तो देखो उसके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिनिमम होना चाहिए, ठीक, देखो यहाँ पर होना चाहिए उसके पास एसेट का इंफॉर्मेशन, ठीक है, एसेट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लाइबिलिटी का, देखो एसेट का मिल जाता है, अगर जो है कितना स्टॉक बेचा है, थोड़ा बहुत डिटेल सभी रखते हैं, ठीक है। तो जितना हमें मिल जाता है उसी से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, ठीक है, एक्सपेंस, जो भी डिटेल्स मिलेगा, जो भी मिलेगा हमें गैदर करना है, गैदर करके हमें उससे जो है किसी तरीके से हमें उनका प्रॉफिट लॉस बताना है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, प्रॉपर अकाउंटिंग भले ही ना मेंटेन करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेंटेन करता, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगा, लाइक इनकम कितना किया है, एस्टिमेटेड ही बता दो, ठीक है, कुछ नहीं तो एस्टिमेटेड ही बता दो तो भी चलेगा, तो हम लोग भी एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे, ठीक है। अब हमें इंफॉर्मेशन कितने तरीके का मिल सकता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसके बेसिस पे हमें 2 मेथड मिलेगा सिंगल एंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है एसेट एंड लाइबिलिटीज का, या फिर इनकम, एक्सपेंस एंड एसेट्स लाइबिलिटी। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे 2 तरीके से डिवाइड होगा, या तो हमें सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, या फिर इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। अगर सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। दो मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और अगर हम लोग का इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, तो हम लोग फॉलो करते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मेथड। अच्छा, इस मेथड से भी हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इस मेथड से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है, यूज करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। और इस मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, इस मेथड में हम लोग ट्रेडिंग भी बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग के पास ये चार इंफॉर्मेशन है तो हम लोग ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट तीनों चीज बना सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट तीनों चीज बना सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हम लोग क्या करते हैं, इससे भी हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। और जो बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हम लोग बनाते क्या है, फाइनल अकाउंट्स मेथड, यानी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। और यहाँ क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या बनाते हैं, बेसिकली बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बनाते क्या है, बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट लिख लो और हमें मिलता क्या है, प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। हम लोग बनाते हैं इसमें बैलेंस शीट, पीएल बोल के मत लिखो, बैलेंस शीट बनाते हैं। और ओवरऑल दोनों से ही हमें क्या मिल जाता है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। दोनों मेथड से ही हमें बिजनेस का क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा, जो पता करना इनका मेन टारगेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग हेडिंग करो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या है, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो फिर इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं बोला जाता है, एक्चुअली बैलेंस शीट में हम लोग जो डेटा लिखते हैं वो एक्चुअल वैल्यू वाला लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन होता है कि एसेट कितने का है, कितने का नहीं है। लेकिन जिनको अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं आता है, वो 5 साल पहले एक फर्नीचर खरीदे तो उसपे डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगा है, तो उनका उनका जो वो डिटेल्स बताएंगे कि एसेट का डिटेल्स क्या है, वो तो उतना सही नहीं होगा, एस्टिमेटेड होगा। और मान लो भूल गए हैं कि कितना था, तो एक एस्टिमेटेड वे में बता दिए कि हाँ मेरा इतना बिल्डिंग इतने रुपए का लिया हुआ था, बहुत पुराना बिल्डिंग है, ऐसा हो सकता है, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना। तो इसीलिए इसको बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जहां पर एस्टिमेटेड वे में हम लोग एसेट और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। अब एस्टिमेटेड कैसे होगा, क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा वो एस्टिमेटेड डेटा ही गिवन रहेगा। तो यहाँ पर लिखो गिवन इंफॉर्मेशन, given information about only assets and liabilities statement of affairs, statement of affairs, बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट की तरह बनेगा। तो बैलेंस शीट जैसे होता है एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, मतलब एक साइड एसेट एक साइड लाइबिलिटी, जैसा फॉर्मेट होता है वैसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी और एसेट, इधर लिखो एसेट्स, इधर लिखेंगे लाइबिलिटी। और ये हमेशा 2 इयर्स का बनेगा, ठीक है, ये हमेशा 2 इयर्स का बनेगा, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करने से समझ में आएगा क्यों 2 इयर्स का बनेगा। बिना 2 इयर्स के बनाए हम लोग इसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते, ठीक है, 2 इयर्स का बनेगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर हम लोग का डेटा हो सकता है फिक्स्ड एसेट में, जैसे देखो लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, फर्नीचर हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, डेटर स्टॉक, डेटर स्टॉक, ये कुछ एग्जांपल दे दिया। हो तो बहुत कुछ सकता है, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, लेकिन सारा चीज लिखने का जरूरत नहीं है, मिनिमम एक कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ये लिखा है, तुम लोग कुछ और भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये तीनों हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये दो मैंने करेंट एसेट लिख दिया, ठीक है, मतलब हमें फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट दोनों का डेटा मिल जाए। इधर हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी,
और यहाँ पर बैलेंस करके हम लोग का आ जाएगा कैपिटल। इस मेथड में बैलेंस करके हम लोग का आना चाहिए कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक कैपिटल अकाउंट भी जरूरत पे ओपन कर सकते हैं, वो कैसे बनेगा दिखाते हैं। इसके नीचे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये लिख लो पहले। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कैसे करेंगे? तो कैपिटल लाइबिलिटी होता है, ओपनिंग डेटा हम लोग का किधर जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल किधर आएगा, टू बैलेंस सीडी। अच्छा, अगर हम लोग कैपिटल इंट्रोडक्शन के बाद मतलब एक बार बिजनेस जब स्टार्ट किया तो कैपिटल दिया, फिर से अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते तो एंट्री क्या होगा, वही कैश टू कैपिटल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई कैश, और इसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस करके। अच्छा, अगर हम लोग ड्रॉइंग्स करते हैं तो क्या एंट्री होगा, टू कैश ड्रॉइंग्स, टू कैश ड्रॉइंग्स, ठीक है। अच्छा, और प्रॉफिट या लॉस, देखो कैपिटल का डिफरेंस से हमें क्या पता चलता है। मान लो किसी ने सुबह 1000 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, वो अपना डे टू डे का कैलकुलेट करता है, और जब शाम को उसने दुकान बंद किया तब देखा उसके पास 1500 है, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 500। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस हमें क्या बताता है, प्रॉफिट बताता है या लॉस बताता है, या हो सकता है कुछ नया पैसा इसमें इंट्रोड्यूस किया था या ड्रॉ किया था। अब मान लो उसने 1000 रुपए का जो है बिजनेस स्टार्ट किया था, 1000 रुपए का सामान खरीद के, अब इन द मीन टाइम मान लो उसने जो है 50 रुपए का टिफिन भी कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर उसका 1500 रुपए है तो उसका कितना एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था, मतलब हम ये बोल रहे हैं सुबह उसने काम स्टार्ट किया, 1000 रुपए लगा, सुबह उसने काम स्टार्ट किया 1000 रुपए लगा के, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 1500 रुपए एट द एंड ऑफ द डे उसे मिला, ठीक है। और हम बोल रहे हैं इन द मीन टाइम उसने बिजनेस के पैसे से ही अपना टिफिन भी खा लिया 50 रुपए का, ठीक है। उसके बाद भी उसको 1500 दिख रहा है, तो उसका प्रॉफिट एक्चुअली कितना था, 1500 या उससे ज्यादा, नहीं समझ गए। हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई 1000 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया, अब एट द एंड ऑफ द डे में उसको दिखा उसके पास 1500 है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि तो 500 रुपए उसने प्रॉफिट कमाए, लेकिन हम ये बोल रहे हैं उसने 50 रुपीज का टिफिन भी किया था, मतलब खाना खाया था दोपहर में, ठीक है, 50 रुपीज का, तो उसका प्रॉफिट कितना था, कम होगा कि मैम ज्यादा होगा? हाँ बोलो। 450 प्रॉफिट आएगा। 1550 होगा ना, मतलब उसका प्रॉफिट, इसका मतलब कितना था, 1550 हुआ था, उसने 50 रुपीज ड्रॉ कर लिया होगा, तभी तभी कितना दिख रहा है, 1500 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जैसे हमें प्रॉफिट बताता है, अगर इन द मीन टाइम हम लोगों ने कुछ ड्रॉ किया था वो भी तो बता सकता है। या फिर देखो ऐसा भी तो एग्जांपल हो सकता है, 1000 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद 50 रुपीज का टिफिन कर लिया, ठीक है। उसके बाद बिजनेस को और भी स्मूथली चलाने के लिए और भी 200 रुपए डाला, ठीक है। हो सकता है कि मैंने 1000 रुपए लेके स्टार्ट किया तो फिर और 200 रुपए डाल दिए। अब उसके बाद अगर उसे प्रॉफिट दिख रहा है मान लो 2000, ठीक है, उसके बाद उसके पास क्लोजिंग कैपिटल है 2000, तो प्रॉफिट कितना हुआ, क्या तुम लोग सिर्फ 1000 से 2000 को चेक करोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना। 1000 से स्टार्ट किया था, अभी 2000 है, लेकिन इन द मीन टाइम अगर हम लोगों ने कैपिटल डाला भी और उसको 50 रुपए का ड्रॉइंग्स भी किया, तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना होगा, बोलो बोलो प्रॉफिट कितना होगा, 850, ठीक है। कैसे निकाला तुम लोगों ने, 1000 में से 50 माइनस कर दिया, कितना बचता है, 950, 950 में, हाँ तो ये देखो 950 में 200 को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 1150। अच्छा, और माइनस कर दे रहे हो 2000,
तो 850 का प्रॉफिट, ठीक है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि कैपिटल हमारा चेंज कैसे हो सकता है, ड्यू टू ड्रॉइंग्स कम हो सकता है, ड्यू टू कैपिटल इंट्रोडक्शन अगेन वो बढ़ सकता है, और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर ये 1000 2000 की जगह मान लो ये हो जाता 700, तो जरूर लॉस ही हुआ होगा, ठीक है। तो वो लॉस हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए बैलेंस करके इस अकाउंट में क्या आएगा, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट बोला ताकि तुम लोग समझ पाओ कि यहाँ पर बैलेंस करके अगर प्रॉफिट कमाया है तो 2PL आएगा, और अगर लॉस हो गया है तो बाई PL हो जाएगा। ये हो गया लॉस और ये हो गया हम लोग का, सॉरी ये प्रॉफिट होगा, इधर प्रॉफिट होगा ना। तुम लोग बोलो किधर प्रॉफिट होगा, हाँ मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉस, और इधर क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल में तो प्रॉफिट ऐड होता है, तो कैपिटल को क्रेडिट करेगा ना। तो PL डेबिट टू कैपिटल हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ है, और कैपिटल डेबिट टू PL हो गया मतलब लॉस हो गया, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का जो सिग्निफिकेंस है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा चलो, अब इतना जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। Raju does not maintain proper records of his business. However, he provides the following information. तो ये अपना प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं इन्होंने, लेकिन अपना कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया। बोला कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, यानी इन्होंने अपना ओपनिंग कैपिटल कितना बताया 10,000, क्लोजिंग कैपिटल कितना बता दिया 12,500। तो ये देख के तुम लोग ये नहीं बोल सकते हो कि 2,500 का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर नीचे कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन तो बोल सकते हो प्रॉफिट कितना कमाया होगा 2,500, लेकिन देखो और भी कुछ बोला है उसने। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स कितना किया 3,000, कैपिटल एडेड कितना किया 3,750। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अब तुम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जैसा करना चाहो। तो ये क्वेश्चन है, देखो कैसे करना चाहोगे तुम लोग, करके मुझे बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। दिखाते इंफॉर्मेशन को लिख लो ना ऐसे, ये देखो इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख लो, क्वेश्चन को ऐसे एक बार लिख लो। ये देखो यहाँ स्टार्ट किया था, ओपनिंग में कैपिटल कितना था 10,000, ठीक है। यहाँ 10,000 से कैपिटल से स्टार्ट किया था, और एंड में कैपिटल हमें बोल रखा है 12,500, ठीक है। ये पूरे 1 ईयर का है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, और इसी ईयर के बीच में हमारा 2 ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ड्रॉइंग्स का और एक कैपिटल इंट्रोडक्शन का, ठीक है, कैपिटल एडेड, ठीक है, एडेड। अब देखते हैं कितना कितना बोला था ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स बोला है 3,000, एडेड 3,750, तो ये मैंने लिख दिया 3,000, ये लिख दिया मैंने 3,750। अब तुम लोग को पूछा है कि बताना है कि इनका प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर क्या है, ठीक है। अब ये डेटा बन गया, अब तुम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अकाउंट बना के भी कर सकते हो और एडलेस करके भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। बोलो कितना आंसर आएगा प्रॉफिट का, 1,750, 750 आ रहा है। 1,750, हाँ 1,750 आंसर आएगा। देखो हम लोग बिना अकाउंट बनाए पहले ऐसे देखेंगे, 10,000 से स्टार्ट किया, ठीक है, 10,000 से स्टार्ट किया, और यहाँ पर हम लोग का ड्राइंग्स हुआ 3,000। अगर ये देखो ड्राइंग्स हो गया था, मतलब इनका कितना हो जाना चाहिए था बैलेंस ड्राइंग्स होने के बाद 7,000, ठीक है। फिर एडिट किया, कितना होना चाहिए बैलेंस 3,750, तो ऐड करने से कितना होगा 10,750, लेकिन कितना दिख रहा है 12,500। तो एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं बताया, वही तो हमें ढूंढने बोला है। तो 12,500 से 10,750 माइनस करने से जितना आएगा उतना ही होगा, कितना आ रहा है 1,750, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा, ऐसे लिखने से तो नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट इतना ही आसान है, ठीक है, कि हमें जस्ट समझना है कि कैसे करके हो रहा है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसमें आसानी से हो जाएगा, या स्टेटमेंट, हम दोनों तरीके से दिखा देते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो क्लोजिंग कैपिटल,
स्टेटमेंट फॉर्मेट में अगर बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ, ऐसे लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ पीएल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 12,500, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम लोग ना जब भी स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे एक चीज याद रखो, हम लोग ऐसे करके नहीं जा सकते जितना नॉर्मली हम लोगों ने किया। इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी के फॉर्मेट में ही हमें चलना पड़ेगा। मतलब हम लोग ऐसे बैक में जाएंगे, मतलब नॉर्मली तो हम लोग 10,000 ये लेस ये ऐड करके तो आंसर ला ही सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जब एक फॉर्मेट दिया जाता है एक्चुअली सिंगल एंट्री में कि ऐसे करना है, जैसे हम लोग फिक्स्ड एसेट लिखते हैं फिर करंट एसेट, मतलब कोई ना कोई फॉर्मेट तो फॉलो करते हैं वैसे। तो पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। अब ये क्लोजिंग कैपिटल में ही तो हमारा प्रॉफिट एडेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस ड्राइंग्स को कर देंगे ऐड। क्यों, कंसेप्ट समझो, हम बताते हैं। ड्राइंग्स पहले ऐड करो फिर समझ जाओगे तुम लोग खुद ब खुद क्यों हो रहा है। ड्राइंग्स को हम लोग करेंगे ऐड, तो कितना हुआ 15,500, ठीक है। अब इसमें लेस करो एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल लेस करो, कितना है 3750, ठीक है। तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। 15,500, 11,750, ठीक है। 11,750 आ गया। अच्छा, अब यहां से, अच्छा ये क्या आया, ये ओपनिंग कैपिटल आया। सोच के देखो, हम लोग जस्ट रिवर्स सोच रहे हैं। तुम लोग अकाउंट बना के ही कर लेना, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, किसी भी एक तरीके से निकालने से मतलब है। लेकिन स्टेटमेंट करने से क्लोजिंग कैपिटल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल में कैसे होगा, देखो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग का 12,500 था। हम लोग क्लोजिंग से कहा जाना चाहते हैं ओपनिंग में। तो ये कैपिटल में हम लोग का अगर ड्राइंग्स नहीं होता तो ये कैपिटल हम लोग का क्या होता, ओपनिंग कैपिटल ज्यादा दिखेगा ना। देखो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग का कैपिटल ये वाला है तो इस बीच में बोल रहा है कैपिटल एडेड हुआ है तो मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो एडिंग तो मिडिल में हुआ है तो मुझे ओपनिंग कैपिटल जब चाहिए तो मुझे ये वाला एलिमिनेट करना पड़ेगा जो मैंने मिडिल में ऐड किया है। तो वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लेस कर दिया। अब ड्राइंग्स होने का मतलब क्या है, ओपनिंग कैपिटल ड्राइंग्स हुआ मतलब हम लोगों का ये कैपिटल रिड्यूस दिख रहा होगा, तो हम लोग इसमें ड्राइंग्स को ऐड करेंगे ओपनिंग वाला पता करने के लिए, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। अब ये सब करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, ओपनिंग कैपिटल, लेकिन एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल कितना है 10,000। तो ये जो डिफरेंस है 1750 का, यही हमें प्रॉफिट बताएगा। तो यहाँ से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा 10,000, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1750। ये हम लोग का हो गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा घुमा फिरा के है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही होता है कि हमें क्लोजिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेटर ये है कि तुम लोग वो अकाउंट वाला प्रोसेस ले सकते हो, अकाउंट करके तो आसान हो जाएगा। दिखा देते हैं, ये देखो ऐसे लिख लो, फिर अकाउंट्स वाला दिखा देते हैं कि लेजर मेंटेन करके हम लोग कैसे कर सकते। लेजर मेंटेन करने का मतलब एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पुट करेंगे। तो कैपिटल तो हम लोग का लाइबिलिटी होता है, तो ओपनिंग कैपिटल किधर लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना होगा 10,000। क्लोजिंग को किधर लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 12,500। अच्छा, कैपिटल ऐड हुआ है तो इधर आएगा बाई कैश, ऐड कितना हुआ है 3,750। अच्छा, अब ड्रॉइंग्स हुआ है तो इधर आ जाएगा टू कैश 3,000। अब बैलेंस करो किधर ज्यादा आ रहा है, इधर ही ज्यादा आ रहा है 15,500, और ये वाला हो रहा है हम लोग का 15,500 से लेस कर लो, लेस करने से यही वाला आ जाएगा 1750 बाई पीएल प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होगा, पुट कर दिया हो गया। और इसमें भी तुम लोग कर सकते हो, देखो नॉर्मली ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने से जो ऐड हो रहा है क्लोजिंग से ओपनिंग में आने से वो लेस होगा।
नॉर्मली जब तुम लोग इधर से काउंट करोगे तो ड्राइंग्स लेस करने का सोच रहे हो, ये लिखोगे तो ड्राइंग्स ऐड कर देना, ऐसे करके कर दो। अगर बाई चांस क्वेश्चन में बोल ही दिया कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही दिखाना है तो क्लोजिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट दिमाग लगाओ कि कैपिटल अगर हम ओपनिंग से स्टार्ट करते तो ड्राइंग्स को लेस करते, तो अभी हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, और कैपिटल एडेड को ऐड करते तो अभी हम उसको लेस करेंगे। लॉजिक भी मैंने बता दी। देखो इलास्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है, राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1st April 2021. He invested a capital of 1 lakh on 31st March 2022. He has the following information available as per single entry system maintained by him. मतलब उन्होंने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रखा, तो उन्होंने काउंट काउंट करके बोल दिया मेरे पास कैश कितना है 3200। इन्वेंट्री उन्होंने जाके गोडाउन में चेक किया, उसको बोलते हैं फिजिकली वेरीफाइड। ठीक है, फिजिकली मतलब खुद जाके चेक किया, तो कितना हुआ 34,800। और फिजिकली वेरीफाई नहीं करके भी चेक किया जाता है, लेकिन उसके लिए तो डिटेल्स होना चाहिए। अगर कोई स्टोर लेजर बना रहा है, जैसे लेजर तुम लोग बनाते हैं ना, स्टोर का भी लेजर होता है। अब स्टोर लेजर तो ये मेंटेन करता नहीं है, तो क्या करेगा, जाके खुद से काउंट करके देख लिया कितना स्टॉक है, कितने रुपए का, 34,800। रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में ये रिसीव किया था, मशीन इतने का है इनके पास। पेबल टू विनोद टूवर्ड्स क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस के लिए विनोद को पेबल अमाउंट है, मतलब विनोद इनका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। कितना बोला है 12,000। अच्छा, अब बोला क्या है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। हम लोग को प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट करके देना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, अच्छा अब ये कौन सा मेथड है, तो देखो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन क्या है, बोलो कैश क्या होता है, एसेट। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट, करंट एसेट होता है। रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल, ये तो डेटर बन गया, डेटर क्या होता है, करंट एसेट। मशीन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। पेबल टू विनोद क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिटर हो गया। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें क्या दिख रहा है, एटलीस्ट इस पेज में तो हमें दिख रहा है एसेट और लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन है। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी। ठीक है, अब अगर मोर देन 1 ईयर है तो नॉन करेंट होगा, बोला तो कुछ नहीं है, या फिर करेंट लाइबिलिटी भी हो सकता है। लोन है नॉर्मली हम लोग नॉन करेंट मान सकते हैं। और ड्रॉइंग्स बोला है, तो ड्रॉइंग्स तो हम लोग का क्या होगा, कैपिटल से लेस होता है। ठीक है, ड्रॉइंग्स तो हम लोग का क्या अकाउंट होता है, बोलो रियल, नॉमिनल या पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय राकेश। अब बोलो हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज का है, एसेट और लाइबिलिटी का, तो फिर क्या मेथड बनाएंगे बोलो, देखो देख के बोलो। हाँ, तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट एक ही जैसा होता है, तो तुम लोग जैसे बैलेंस शीट बनाते हो वैसे ही बना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से वो भी लिखा है, देखो देख के बोलो, देख के तो बोलो कम से कम, क्या लिखा हो, कैपिटल। देखो देखो कैपिटल लिखा है, कहाँ प्रॉफिट, ये देखो कैपिटल मिलेगा ना। अच्छा, कैपिटल दोनों साल का मिलना चाहिए, यहाँ तो दोनों साल का तो नहीं दिया है। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। नहीं, तब इनका ओपनिंग कैपिटल ओपिटल बताया होगा, कुछ कुछ नहीं बताया। हाँ बताया ना, ये रहा ओपनिंग कैपिटल तो बताया है। अब इसमें से कौन सा कैपिटल निकलेगा, क्लोजिंग। तो अब हम लोग कर सकते हैं, भले ही हमें ओपनिंग कैपिटल जब बता दिया है तो प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं दिया है, नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि प्रीवियस ईयर का पूरा डेटा देगा और ये 1 लाख हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दे दिया है। ठीक है, तो हमारा 1 ईयर का निकलेगा, तो 1 ईयर का ही निकालो। इलास्ट्रेशन 2, तो सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अफेयर्स एज ऑन 31st March 2022, जैसा बैलेंस शीट होगा वैसे, लेकिन ऊपर बैलेंस शीट नहीं लिखना है। बैलेंस शीट लिखने से गलत हो जाता है, बैलेंस शीट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इन्होंने अपना एस्टिमेशन के साथ दिया।
ऐसे। अच्छा तो देखो क्या क्या है हम लोग के पास। सबसे पहले है कैश। कैश एसेट साइड में लिख देंगे। अच्छा अब तुम लोग पहले मशीन लिख के उसके बाद भी कैश वगैरह लिख सकते हो, या फिर उल्टा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से बैलेंस शीट बनता है। तो हम लोग पहले फिक्स्ड एसेट ही लिख लेते हैं। चलो मशीन। मशीन हम लोग का हो गया 85,000। अच्छा मशीन के बाद क्या लिखेंगे फिर? डेटर है, इन्वेंट्री है, कैश है। कौन सा लिखना चाहिए? एक्चुअली जो जितना लिक्विड है वो सबसे लास्ट में जाएगा, कैश तो सबसे लास्ट में जाएगा। उसके आगे क्या आएगा? इन्वेंट्री। इसके बाद इन्वेंट्री आएगा, ठीक है। इन्वेंट्री कम लिक्विड है एटलीस्ट कैश और डेटर से। इन्वेंट्री 34,800, क्योंकि ये बिकेगा तब तो ये कैश बन सकता है। उसके बाद आएगा सन्ड्री डेटर। उसके बाद सन्ड्री डेटर आएगा। उसके बाद आएगा कैश, कैश बैलेंस, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर हम लोग का कितना है? रिसीवेबल फ्रॉम ये सन्ड्री डेटर 31,000, ठीक है। 31 और कैश दिया है 3,200, ठीक है। अच्छा इधर हम लोग क्या क्या लिखेंगे? इधर एक तो क्रेडिटर था, एक लोन था, तो लोन को हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे हम क्रेडिटर लिख देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर का यहाँ पर दिया है 12,000, ठीक है। क्रेडिटर है 12,000। 10,000 लोन है। और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कैपिटल बैलेंस करके। ड्राइंग्स को यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। जब भी देखो हम फॉर्मेट बना दिए, वहां पर हमें सिर्फ बैलेंस करके ही निकालना है। कुछ ड्राइंग्स एडिशन ये सब यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ लिखने से भी होता है लेकिन वो फिर अलग कंफ्यूजन हो जाएगा। बेटर ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल निकाल लेते, फिर हम बताते हैं। देखो हम लोग बैलेंस करके यहाँ पर सिर्फ कैपिटल निकालेंगे। तो देखो कितना कैपिटल आ रहा है, इसको ऐड करो और यहाँ से लेस कर दो। ये कितना आएगा? 85,34, 1,54,000। अच्छा फिर माइनस कर देते हैं 22,000। बोलो कितना आएगा? 1,32,000 आएगा। अच्छा 1,32 आ रहा है। 1,32,000। अच्छा अब ये हम लोग का फिर क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। अब हम लोग को क्या करना है? प्रॉफिट अगर पता करना है तो ओपनिंग कैपिटल का हमें चेक करना पड़ेगा। अब या तो कैपिटल अकाउंट बना लो या फिर स्टेटमेंट बना लो। तो कैपिटल अकाउंट बना लो, वो तो आसान होता है, ठीक है। ये देखो कैपिटल अकाउंट से हमें आंसर मिल जाए। कैपिटल अकाउंट यहाँ मैम पर प्रॉफिट 56,000 आ रहा है। 56,000, हाँ सही है। 56 ही आएगा। अच्छा तो ओपनिंग कैपिटल कौन सा है हम लोग का? जो दिया हुआ था, देखो वो तो डेट देखने से ही पता चलेगा ना। ये कब का दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1 अप्रैल का, तो ये ओपनिंग है। कितना है? 1 लाख। तो ओपनिंग को हम लोग किधर लिखेंगे? इधर। बाई बैलेंस बीडी कितना हो रहा है? 1 लाख। और क्लोजिंग हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया है 1,32,000। और क्वेश्चन में हम लोग को एक ड्रॉइंग्स दिया हुआ था, ठीक है। ड्रॉइंग्स कितना था? 24। तो ड्राइंग्स किधर लिखेंगे? इधर, क्योंकि ये तो कैपिटल है ना। टू कैश ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 24। अच्छा इधर आ रहा है बैलेंस, प्रॉफिट होगा तो 56,000। 1,56,000, 1,56,000, ठीक है। तो हम लोग को प्रॉफिट पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हो रहा है कैपिटल अकाउंट बना के। और अगर तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते तो पहले क्या लिखते? ये वाला क्लोजिंग कैपिटल ऐसे लिखना पड़ता। क्लोजिंग कैपिटल लिखना पड़ता तुम लोगों को 1,32,000। अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे? ओपनिंग से क्लोजिंग में जाएंगे तो ड्राइंग्स क्या होगा? लेस होता है नॉर्मली। तो अगर उल्टा चलेंगे तो ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड। बस इतना ही याद रखो, हो जाएगा। ड्राइंग्स कितना हो रहा है? 24,000। अब ये ऐड करने से हम लोग का ये देखो ना, इधर वही तो ऐड ही तो हो रहा है 1,56,000। ये अकाउंट जैसे काम कर रहा है, स्टेटमेंट भी सेम वैसे ही बनेगा, बस ये स्टेटमेंट हो जाएगा। और लेस कर दो ओपनिंग कैपिटल, तो हम लोग का हो गया 1 लाख। तो यहाँ पर 56,000 का हम लोग का आ जाएगा
प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राइंग्स कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेस ड्राइंग्स, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, अब हम लोग को तो प्रॉफिट लॉस पता नहीं है, प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करके तो फिर कैपिटल आएगा। सिर्फ ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करके क्या होगा, अगर पूरे बैलेंस शीट की तरह ही हम लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए, ड्राइंग्स का तो होगा, वो तो हमें डेटा पता है, लेकिन प्रॉफिट का भी तो होना चाहिए। नहीं तो फिर ये बैलेंस शीट का मतलब यहाँ अगर ड्राइंग्स दिखा दोगे तो ये 1,32,000 की जगह कितना दिखाओगे, 24,000 को लेस करके दिखाओगे, लेकिन फिर वही प्रॉफिट का एडजस्टमेंट तो रह ही जाएगा। तो इतना हमें नहीं करना है। जब भी हम लोग कैपिटल निकालेंगे यहाँ पर हम लोग ड्राइंग्स प्रॉफिट कुछ नहीं दिखाएंगे, सीधा बैलेंस करके जो भी कैपिटल आएगा उसी को हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कर लेंगे, और उसके बाद बाकी गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करके। अगर स्टेटमेंट भी बोल देगा तो तुम लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलास्ट्रेशन 3 देखो, इसमें क्या बोला है, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स दे दिया है, देखो यहाँ पर, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी है, मतलब इसे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्डिंग कितना दिया है, 1 लाख, और यहाँ पर दिया है, यहाँ नहीं दिया है, मतलब हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्नीचर दे दिया है, अब ये देखो डेट क्या है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, मतलब 2 साल का दिया है। ये क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, और ये क्या हो गया, करंट ईयर। अच्छा, अब इन्वेंट्री दे दिया है, इन्वेंट्री दोनों दिया है, सन्ट्री डेटर भी दिया है, कैश एट। अब बोलो इंफॉर्मेशन किस चीज का दिया है, वो तो हेडिंग दिया हुआ है, एसेट, एसेट यानी नीचे लाइबिलिटी होने का चांसेस है, ये देखो बोल भी दिया एसेट लाइबिलिटी, ये रहा देखो लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दे दिया। अब बोला डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2.5% पर एनम। नॉर्मली ये लोग तो डेप्रिशिएशन देते नहीं है, लेकिन जब इनका प्रॉफिट निकालने का सोचा गया तो जो ये काम कर रहे हैं उन्होंने सोचा क्यों ना डेप्रिशिएशन बिल्डिंग का कंडीशन देके उन्होंने एस्टिमेट किया कितना देना चाहिए, 2.5%, फर्नीचर 10%। तो क्या ये अप्लाई करने से ये जो हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से पूरा हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन लेस करने से हमें पता चल जाएगा बिल्डिंग का आज के डेट का वैल्यू कितना है, फर्नीचर का आज के डेट का वैल्यू कितना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड अमाउंट 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये क्या है बोलो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्रॉइंग्स, लेकिन यहाँ बोला क्या है बोलो, इस LIC का पेमेंट कर रहे ऐसा नहीं बोला, LIC इसका पूरा हो गया, मतलब LIC तो, हाँ बोलो, वही तो बोलो कैपिटल में आएगा। बोल रहा है कि बिजनेस में रख दिया, मतलब 40,000 LIC करने के बाद उसके पास पैसा आया। नॉर्मली LIC का खर्चा ड्राइंग्स में जाता है, लेकिन यहाँ खर्चा नहीं बोले, खर्चा तो प्रीमियम बोलता है, ठीक है। LIC पूरा हो गया, उसके बाद उसके पास इंश्योरेंस क्लेम आ गया, कितना इंश्योरेंस है 40,000। अब बोल रहा है ये पैसे को वो बिजनेस में रखना चाहता है, मतलब क्या हो गया, कैपिटल इंट्रोडक्शन जैसा नहीं हुआ, ठीक है। हम घर से पैसा लेके जाते हैं, मेरा LIC का पैसा है उसको लगा दिए, तो ये मेरा कैपिटल इंट्रोडक्शन जैसा हो गया कि हम बिजनेस में ही इसी पैसे को रखना चाहते हैं। प्रोप्राइटर 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस, ये क्या होगा, ड्रॉइंग्स, ठीक है, क्योंकि 2,000 रुपए पर मंथ करके फैमिली एक्सपेंसेस के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर ये ड्रॉइंग्स हो गया पर्सनल एक्सपेंस। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने बोला है, तो बनाओ। प्रॉफिट प्रॉफिट निकालने नहीं बोला है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब तुम लोग को 2 कॉलम बना के ऐसा बनाना पड़ेगा, 2 साल का, ठीक है। सेम ऐसा बनाओ, ऐसा बना के तुम लोग को आंसर किस चीज का मिलेगा, दोनों साइड में कैपिटल का मिलेगा, और तुम लोग को इधर फिक्स्ड एसेट भी कुछ जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगा। अच्छा, illustration 3, Mr. X statement of affairs. Affairs as on 31st March 21 or 22 और 31st March 2022। अच्छा, 2 कॉलम होगा, उस हिसाब से तुम लोग को जगह रखना है, ठीक है। दोनों यहाँ पर एक हो जाएगा 31 मार्च 21 का, एक बनेगा 31 मार्च 22 का। यहाँ पर फिर से वही 31 मार्च 21 का, 31 ऑफ मार्च 22 इधर लिखेंगे लाइबिलिटी जैसे होता है।
और इधर लिख लो एस। अच्छा, सबसे पहले एसेट में हमें क्या दिया, बिल्डिंग, बिल्डिंग 1 लाख। तो पहले डेटा लिख लेते हैं, फिर वहां से देख के हम लोग डिप्रिशिएशन कर लेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग 1 लाख है तो यहाँ 1 लाख लिख, इसको भी बाद में लिख लेते हैं। बिल्डिंग के बाद हम लोग का फर्नीचर 50,000, तो लिखो फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000। इन्वेंट्री 1,20,000, 2,70,000, इन्वेंट्री 1,20,000 और 2,70,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर 40,90, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 40 और 9। कैश एट बैंक 70, 85, कैश एट बैंक 70 और 85, और कैश इन हैंड भी है। अच्छा, कैश एट बैंक लिखते हैं पहले, 70 और 85, और कैश इन हैंड 1,200 और 3,200, 1,200 और 3,200। अच्छा, और इधर है लाइबिलिटीज में लोन और सन्ड्री क्रेडिटर, इधर लिखो लोन और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर। लोन है 1 लाख और 80,000, सन्ड्री क्रेडिटर 40,70। अच्छा, हम लोग को फाइंड आउट करके क्या मिलेगा, हमेशा कैपिटल मिलता है बैलेंस करके, और यहाँ पर वो मिसिंग भी है तो हम लोग कैपिटल ही निकाल लेंगे। लेकिन कैपिटल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो ये कैपिटल निकल जाएगा 21 का, क्योंकि इसका तो सारा डेटा अवेलेबल है, तो इसका कैपिटल निकाल लो कितना हो रहा है। 1,50,000, 1,00,000, 2,00,000, 2,70,000, 2,70,000 और 70, 2,40,000, 2,40,000, 40, मैम 2,80,000। डेप्रिसिएशन भी लगेगा, हाँ, क्या सर? मैम डेप्रिसिएशन भी लगेगा। हाँ, वो लगाएंगे, इसमें लगेगा ना, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। हाँ, ये वाला कितना हो रहा है, 200, 3 डेप्रिसिएशन लाख इसमें लगे। हाँ, ये वाला कैलकुलेट, 3,81,200। 200। हाँ, और माइनस 1,40,000 करने से जितना आएगा 2,41,200, 2,41,200, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले बिल्डिंग और फर्नीचर का वैल्यू को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्डिंग फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा के देखो, जैसे बिल्डिंग पे बोला है 2.5%, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 97,500। 97,500। अच्छा, और ये वाला फर्नीचर बोला है 10%, तो 10% यानी 500, यानी 45,000। 45,000। अब ये वाला भी हो जाएगा 1,000 होगा, मैंने एक जीरो कम किया, ठीक है। चलो 45,000, अब इसको ऐड कर दो, 5 लाख, 4,07,000। 5 लाख आ रहा है, 5,90,700। मैम 22 ये कैपिटल में आएगा 4,40,700। कैपिटल 4,40,700, ठीक है, 4,40,700। अच्छा, इसको तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, देखो बनाना तो पड़ेगा क्योंकि ये कैसे आ गया अचानक से 97,500, वो दिखाना पड़ेगा। तो तुम लोग एक वर्किंग नोट बना के दिखा सकते हो, डिप्रिशिएशन लगाने के बाद हमारा इतना आया, ठीक है। मतलब बिल्डिंग का चेंज वैल्यू कैसे करके आया, डिप्रिशिएशन लगाने के बाद। इसमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, बिल्डिंग आफ्टर डेप्रिशिएशन, पहले वैल्यू था 1 लाख, माइनस 1 लाख इंटू बिल्डिंग का कितना रहा 2.5%, तो 97,500 आ रहा है, और वर्किंग नोट नंबर 2 लगाओ,
जिसमें फर्नीचर आफ्टर डिप्रिशिएशन, फर्नीचर आफ्टर डिप्रिशिएशन, फर्नीचर था 50,000 का, 10% रेट पे डिप्रिशिएट होने के बाद 45,000। ये दिखा दोगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कहाँ से आया। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस भी निकालना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का तुम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल के बताओ कि प्रॉफिट या लॉस कितना हो। कैपिटल अकाउंट बनाना है बनाओ, स्टेटमेंट बनाना है, जिसको जो बनाना है वो बनाओ। ये देखो, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है। ये देखो, टेकिंग फिगर्स फ्रॉम गिवन इन इलस्ट्रेशन 4, एक्चुअली ये गलती से 4 है, ये 3 होगा। फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स, मतलब वही प्रीवियस वाले क्वेश्चन का प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। यहीं पर बोल देता है अलग से फिर और एक क्वेश्चन निकालो प्रॉफिट, या तो कैपिटल अकाउंट बना लो या फिर स्टेटमेंट बना लो। क्वेश्चन क्वेश्चन तो वो पहले वाला ही होगा। कौन सा, ये वाला? ऊपर। बोलो प्रॉफिट कितना आएगा, इतना सारा क्वेश्चन तो किया हम लोगों ने। बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है, बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है। मैम 1,83,500। कितना? 1,83,500। हाँ, 1,83,500 आएगा। बनाओ, ठीक है, आराम से बनाओ। आ रहा है 1,83,500, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ही बना लेते हैं, वही तो आसान होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। ये था कितना बाई बैलेंस बीडी, ये वाला 2,41,200, 2,41,200, टू बैलेंस सीडी 4,47,100। इसके बाद क्या था क्वेश्चन में, ये देखो, इन्होंने 40,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। LIC का पैसा वो खुद नहीं रखे, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब ये एडिशनल कैपिटल हो गया। तो बाई कैश बोल के एडिशनल कैपिटल 40,000। और ड्राइंग्स हुआ है, ड्राइंग्स कितना बोला है, 2,000 पर मंथ, लेकिन हम लोग तो ये पूरे एक ईयर का कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स कितना लगाना पड़ेगा, इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पर टू कैश ड्राइंग्स, ये वाला कभी कभी गलत हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2,000 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 24,000, क्योंकि पूरे ईयर का है। अब इधर आएगा, प्रॉफिट हो रहा है बोल रहे हो तुम लोग, तो बाई नेट प्रॉफिट, बाई PL लिख सकते हो या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। बाई PL प्रॉफिट बोल के या नेट प्रॉफिट बोल के कितना आएगा, ये 64,700, और ये कितना आ रहा है 1,83,500, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है कैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया, अभी तक हम लोग वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे ही चल रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है और एक मेथड वो तो अभी तक नहीं किया, ये तुम लोग को पता ही है, फाइनल अकाउंट्स की तरह करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा चीज मिसिंग होगा, उसका जो है डेटा फाइंड आउट करना। अच्छा देखो, अब हम लोग ये वाला देखते हैं। देखो क्या बोला है,
जो मैंने बोला था ना कि टैक्स नहीं देने के चक्कर में बहुत से लोग अपना जो है अकाउंट मेंटेन नहीं करते, वो केपेबल हो सकते हैं एक अकाउंटेंट रखने के लिए, लेकिन नहीं रखते हैं ताकि टैक्स वैक्स ना देना पड़े। तो देखो अब इनकम टैक्स ऑफिसर तो कहीं भी आ सकता है, तो देखो इनकम टैक्स ऑफिसर एंड on assessing the income of Sri Moti for the financial year 2020-21 and 21-22 feels that Sri Moti has not disclosed the full income। अब इनको डाउट है कि इन्होंने अपना इनकम कम बेसी दिखा रखा हो। बेसी तो मतलब कम करके ही दिखाया होगा, बेसी तो दिखाया होगा नहीं, ठीक है, बेसी का कोई सवाल ही नहीं है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ श्री मोती। अब ये इनकम टैक्स ऑफिसर को मिल गया है इसका एसेट लायबिलिटीज का डिटेल्स, ठीक है, और वो हमें दिया जा रहा है। देखो क्या बोला है, 1 अप्रैल 20 का, यहाँ देखो 2 साल का इनका एसेट लायबिलिटी का रिकॉर्ड ले लिया है। कैश, इन्वेंट्री, डेटा, लैंड बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी, ठीक है, ओइंग टू मोतीज ब्रदर और सन्ट्री क्रेडिटर। और फिर से यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का देखो, कैश, इन्वेंट्री, सन्ट्री डेटर, और यहाँ हुआ लैंड बिल्डिंग, मोटर कार, वाइफ ज्वेलरी, लोन टू मोतीज ब्रदर, सन्ट्री क्रेडिटर। मतलब बेसिकली एसेट और लाइबिलिटीज दिया हुआ है 2 साल का। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज 4000 पर मंथ, ठीक है। डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्या ट्रीट होगा बोलो? ड्राइंग्स, डोमेस्टिक मतलब क्या, पर्सनल खर्चा ना, तो पर्सनल खर्चा हो रहा है तो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, टोटल 4000 करके 2 साल का है तो कितना होगा है पर मंथ, তাহলে কত হবে, कितना से मल्टीप्लाई, কত দিয়ে मल्टीप्लाई হবে? 96 है, ठीक है, तो 96,000 होगा ना, 2 साल का है, ठीक है। तो है अगर 2 साल का ड्राइंग्स हमें काउंट करना है तो इंटू 24 ही तो करना पड़ेगा। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये देखो दोनों फाइनेंशियल ईयर का डिक्लेयर्ड इनकम, डिक्लेयर्ड इनकम मतलब मिस्टर मोती ने बताया कि मेरा इनकम प्रीवियसली 1,05,000 था, अभी 1,23,000 हुआ है, जिसपे आईटी ऑफिसर को डाउट है, ठीक है। अब बोल रहा है स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर जो सोच रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स। तो कैसे पता चलेगा कि जो मिस्टर मोती बोल रहे हैं वो कितना सच है या कितना झूठ है? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो एसेट लायबिलिटीज का डिटेल्स है उससे हम लोग कैपिटल निकाल सकेंगे। कैपिटल के बाद ड्राइंग्स वगैरह एडजस्ट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट। फिर चेक करेंगे कि इस प्रॉफिट से कम हो रहा है कि ज्यादा, तभी पता चल जाएगा कि मिस्टर मोती जो है वो झूठ बोल रहे हैं कि या सच ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वो भी 2 कॉलम से बनाना पड़ेगा, दोनों साल का बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इलस्ट्रेशन 5। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर 1/4/20 और 1/4/22। ऐसा मत सोचो कि बीच में कोई गैप हो गया 20 और 22, ऐसा नहीं है। तो ये ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, खत्म कब होगा 31 मार्च 21 को। फिर नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 21 को, और खत्म कब होगा 31 मार्च 22 को। तो ओपनिंग मतलब ऐसा मत सोचो ये 20 है 22 है तो कुछ गलत है, गलत नहीं है, ठीक है। ये 2021 है और ये वाला 21-20। अच्छा अब यहाँ पर बना लेते हैं स्ट्रक्चर जैसे बनेगी। एसेट लाइबिलिटी 1/4/20, 1/4/22, 1/4/20, 1/4/22। अच्छा तो देखते हैं क्या क्या डेटा है।
तो एसेट में सबसे पहले कैश इस तरीके से दिया है, कैश, इन्वेंट्री, डेटा, लैंड बिल्डिंग, वाइप्स, ज्वेलरी। अब तुम लोग चाहो तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट होता नहीं है तो इतना मेंटेन करना जरूरी नहीं है। और नहीं तो अगर चाहो तो पहले लिखोगे, फिर क्या, लैंड एंड बिल्डिंग लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा ज्वेलरी, फिर लिखोगे इन्वेंट्री, फिर लिखना पड़ेगा डेटर, फिर कैश इन हैंड। अदरवाइज जैसा है वैसा भी लिखने से चले। चलो जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। सबसे पहले लिखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है हम लोगों का 25,500, 25,500। अच्छा, इसके बाद है इन्वेंट्री 56,000। ये भी एक मेथड होता है बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है। ये जो हम लोग फिक्स से करंट में जाते हैं वो लिक्विडिटी फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये परमानेंस फॉर्मेट है। यहाँ पर देखो लिक्विड मतलब लिक्विड से फिक्स्ड में जा रहे हैं, ये भी एक होता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। सन्ड्री डेटर 41,500, सन्ड्री डेटर 41,500, लैंड बिल्डिंग 1,90,000, 1,90,000, और वाइफ्स ज्वेलरी 75,000, वाइफ्स ज्वेलरी 75,000। और लाइबिलिटी साइड में लिखना है ओइंग टू मोतीज ब्रदर 40,000 और सन्ड्री क्रेडिटर। तो इधर लिखते हैं ओइंग टू एम्स, लिख देते हैं, ठीक है। पूरा जगह नहीं होगा, एम्स ब्रदर, एम यानी मोतीज ब्रदर, तुम लोग का जगह है तो पूरा लिख लो। 40,000। और एक लाइबिलिटी हम लोग को बोला है सन्ड्री क्रेडिटर 35,000, सन्ड्री क्रेडिटर 35,000। इसके बाद फिर से कैश इन हैंड हम लोग का लिखा हुआ है, सिर्फ डेटा लिखना पड़ेगा 16,000। इधर ये देखो, सिर्फ डेटा लिखने से ही हो जाएगा 16,000। कुछ नया अगर लेजर होगा तो ही लिखना पड़ेगा। इन्वेंट्री 91,500, तो इधर लिखो इन्वेंट्री 91,500। अच्छा, फिर हमें लिखना है सन्ड्री डेटर 52,500, सन्ड्री डेटर 52,500। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, मोटर कार 1,25,000, 1,90,000। अब क्योंकि मोटर कार पहले नहीं था तो मोटर कार यहाँ लिखना, मोटर कार यहाँ लिखना। देखो तुम लोग मोटर दिखाते कितने, मोटर कार 1,25,000 है। मोटर कार 1,25,000, मोटर कार कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 1,25,000। बाई चांस यहाँ लिख दिए तो गलत हो जाएगा, मोटर कार हम लोग का यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहले ये था नहीं, वाइफ ज्वेलरी अभी 1,25,000 है, वाइफ ज्वेलरी पहले 75 था, मतलब फिर ज्वेलरी और भी खरीदा गया होगा तो 1,25,000 हो गया। अच्छा, लैंड बिल्डिंग लिख लिया, मोटर कार, वाइफ ज्वेलरी। लोन टू मोतीस ब्रदर ये दिख रहा है हम लोग का, अब ये है लोन टू मोतीस ब्रदर। और ये वाला, इसकी पहले वाला क्या था बोलो तो, लोन फ्रॉम था। देखो यहाँ पर ओइंग टू मोतीस ब्रदर था, तो ये हम लोग का लाइबिलिटी, मतलब मोती ने अपने भाई से उधार लिया था तो इसीलिए लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है। और अभी देखो क्या दिख रहा है, लोन टू मोतीस ब्रदर, मतलब मोती अपने भाई को इस बार पैसा दिया है, तो ये हम लोग का एसेट होगा। वैसे भी एसेट के अंडर लिखा हुआ है, लेकिन अगर बाई चांस हेडिंग में एसेट नहीं होता तो तुम लोग को केयरफुली पढ़ना है कि लोन दिया था कि लोन लिया था। तो अभी हम लोग को इसे एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। लोन टू मोतीस ब्रदर 20,000, यहाँ लिखो लोन टू एम्स ब्रदर। मतलब ये कॉलम बना हुआ है तो इधर अगर लिख दिए नहीं ध्यान में रख के तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20,000 यहाँ पर। और ये बचा इसमें क्रेडिटर 55,000, क्रेडिटर इधर लिखेंगे 55,000, ठीक है। बाकी डेटा यहाँ कुछ नहीं था तो इसको खाली रखेंगे। अब ऐड करके कैपिटल निकालो, और तो कुछ है नहीं। और ये ड्राइंग्स वगैरह हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, अब कैपिटल निकालने से पता चलेगा कि कितना हो रहा है।
कैपिटल बैलेंस करके आया। $16,091 $55,000 गलत। हाँ 55,000 91,500 52,500 190 125 फिर से 125 और 6,02,000 सही आया है मेरा? नहीं नहीं मैच हुआ तुम लोग से। 6,20,000 बोल रहे हैं, मैंने गलत लिखा है, मतलब कुछ गलत कैलकुलेशन किया है क्या? 6,20,000 आना चाहिए मेरा, 6,00,000 आ रहा है, ये सब डेटा सही आ रहा है, तो मैंने शायद कुछ गलत लिखा होगा। ठीक है, तब हम लिख लेते हैं 6,20,000 आएगा, कैलकुलेशन गलत हो गया इधर। कैपिटल 5,65,000 और ये वाला हम लोग का 6,20,000 और ये 85 88 हाँ 3,88,000 हाँ ये ठीक आ रहा है 3,88,000 और ये वाला कितना आएगा 3,13,000 अच्छा 3,13,000 ठीक है। कैपिटल मिल गया। अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कैपिटल के अकॉर्डिंग और वो ड्राइंग्स को कंसीडर करके मिस्टर मोती का प्रॉफिट कितना आएगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाओ तो पता चल जाएगा ना कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट बनाओ फिर से। इसमें सिर्फ एक ड्राइंग्स का ही एडजस्टमेंट शायद हमें करना पड़ेगा, और तो कुछ बोला नहीं था, ड्राइंग्स ही बोला था, जो कि हम लोग का 24 मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं, देखो कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस पीटी 5,65,000 और ये 3,30,000 3,30,000 टू बैलेंस सीटी 5,65,000 ठीक है। अच्छा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हम लोग यहाँ लिखेंगे टू कैश ड्राइंग्स 4,000 इंटू 24 होगा, क्योंकि हमें 2 इयर्स का बोला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 96। अच्छा और तो कुछ नहीं आएगा, अगर हाँ इधर ही तो ज्यादा आ रहा है तो इधर ही आएगा बैलेंस बाई पीएल प्रॉफिट। $6,61,000 आ रहा है। अच्छा 6,60,000 ये वाला 48,000 3,48,000 हम लोग का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये हम लोग का फिर कितने साल का आया, 2 साल का प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग को देखना है कि इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को कितना प्रॉफिट बता रखा था, तो यहाँ पर लिखते हैं इनकम अर्न इन 2021। अच्छा 2021 कितना बताया है इन्होंने, बताया है कि इनका इनकम है ये रहा 1,05,000 1,05,000। अब ऐड कर देते हैं इनकम अर्न इन 21-22 जो इन्होंने डिस्क्लोज कर रखा है वही हम लोग लिख रहे हैं 1,05,000 और इधर 1,23,000, तो टोटल कितना हो रहा है 2,28,000 ठीक है 2,28,000। इसके ऊपर लिख दो इनकम डिस्क्लोज बाय मिस्टर मोती। तो इन्होंने जो डिस्क्लोज कर रखा है, ठीक है, इन्होंने जो डिस्क्लोज कर रखा है कि मेरा तो इनकम इतना है,
लेकिन इनका इनकम निकला कितना 3,48,000। तो इन्होंने कितना इनकम जो है छुपाया, माइनस करो कितना इनकम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। 1,20,000, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सप्रेस्ड इनकम, ठीक है, जो नहीं दिखाते होने के बाद भी, मतलब ये तो इलीगल है ना बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं सप्रेस्ड इनकम। तो लिखो यहाँ पर सप्रेस्ड इनकम, जो डिस्क्लोज नहीं हुआ। सप्रेस्ड इनकम 3,48,000 माइनस 2,28,000, 1,20,000, ठीक है। मतलब इन्होंने जो डिस्क्लोज किया है वो 1,20,000 से कम किया है, ठीक है। अब हम लोग को एक कमेंट भी लिखने बोला था शायद, देखो एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स, यही बोला स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर करेक्ट है कि नहीं। तो बस क्योंकि ये पूछा है ना कि इनकम टैक्स ऑफिसर करेक्ट है कि नहीं, तो उसको लिख दो कि हाँ इनकम टैक्स ऑफिसर करेक्ट है। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखो द IT ऑफिसर, कंक्लूजन क्योंकि क्वेश्चन में मांगा है, द IT ऑफिसर that Srimoti has not declared his true income is correct। तो इनका जो थिंकिंग था कि हाँ भाई गलत दिखा रहा है, तो ये सही निकला वर्ड। और मोती's true income is in excess of disclosed income by rupees 1,20,000 based on available information। ठीक है, तो डिस्क्लोज्ड इनकम से 1,20,000 कम दिखा रखा है। तो बस अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे हमें पूछ ले कि बताओ, तो फिर हम लोग ऐसे कमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गया। अब अगर हमें वो मेथड बोले दैट इज फाइनल अकाउंट्स मेथड, तो क्या होता है ना, वहां पर हमें कुछ कुछ डेटा मिसिंग रह सकता है, क्योंकि सिंगल एंट्री है तो कुछ मेंटेन डेटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मान लो डेटर का ओपनिंग बता पा रहे, क्लोजिंग नहीं बता पा रहे, या फिर कुछ और। तो हमें कभी कभी डेटर अकाउंट वर्किंग नोट में, या फिर क्वेश्चन में सोल्यूशन में बोल दिया तो उसमें क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, ये जो छोटा छोटा लेजर तुम लोग सीखते हो वो बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बोला है कि कैलकुलेट बैड डेट, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वहां पर तुम लोग को बोलेगा नहीं कि बैड डेट कैलकुलेट करो। क्वेश्चन पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा कि मेरा मिसिंग फिगर क्या है, ठीक है। वो जब आएगा तो बताएंगे। अभी तो देखो यहाँ पर हमें कुछ डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि बैड डेट किसको रिलेट करता है, डेटर को। तो हमें बोला है कि बैड डेट कितना है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो हमें इंफॉर्मेशन दिया है डेटर का ओपनिंग, डेटर का क्लोजिंग, कैश रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट सेल, बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ बैड डेट क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट, ठीक है। तो डेटर अकाउंट ओपन करो और बैड डेट को फाइंड आउट करके बताओ कितना होगा। देख लेते हैं नीचे, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। तो डेटर अकाउंट ओपन करो। तो ये तो तुम लोग सैटरडे वाले क्लास में करते ही हो, लेजर पोस्टिंग तो अभी कर रहे हो तुम लोग। इलास्ट्रेशन मैम 6। हाँ, मैम আগের লাস্টে কি লেখা ছিল, লেখাটা কমপ্লিট হয়নি। अच्छा लिखो। लास्टे लिखेছি अवेलेबल ইনফরমেশন না কোনখান থেকে লিখছেন? ম্যাম হয়ে গেছে। अच्छा, अब बोलो डेटर का ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? डेबिट में, डेटर तो एसेट होता है ना। तो टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, 5 लाख। टू बैलेंस बीडी 5 लाख। अच्छा, तो क्लोजिंग इधर आएगा, देखो ओपनिंग अगर इधर आएगा तो क्लोजिंग जस्ट उसके ऑपोजिट में आता है। तो बाई बैलेंस सीडी 7 लाख।
ये ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग मुझे जर्नल एंट्री बताओ। जैसे कि बोल रहा है अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, इसका एंट्री क्या होगा? कैश, कैश टू डेटर। तो फिर हम लोग डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई कैश। कितना? 6 लाख। तो लिख लो बाई कैश 6 लाख। नेक्स्ट बताओ कि डिस्काउंट अलाउड, इसका एंट्री क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है इसीलिए डेबिट होगा, और डेटर कम हो जाता है इसीलिए टू डेटर होगा। तो बाई डिस्काउंट अलाउड डेटर अकाउंट में तो डेटर नहीं लिखेंगे तो पोस्ट कैसे होगा? बाई डिस्काउंट अलाउड 10,000। फिर देखो यहाँ पर बोला है क्रेडिट सेल, बोलो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा? डेटर टू सेल, ठीक है। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा? डेटर टू सेल। कितना होगा? 11,40,000। तो डेटर में हम लोग क्या लिखेंगे? टू सेल्स। यहाँ पर क्रेडिट लिख सकते हो, वैसे क्रेडिट के बिना यहाँ एंट्री होने भी वाला नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो वो क्रेडिट ही माना जाएगा। 11,40,000। और एक बच्चा है बिल्स रिसीवेबल, बोलो बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या होता है? हाँ, बिल्स रिसीवेबल। अगर हम लोग डेटर पे देखो, पहले डेटर को क्रेडिट सेल करना पड़ता है तो एंट्री होता है डेटर टू सेल। अब अगर डेटर बोलेगा कि मुझे थोड़ा ज्यादा क्रेडिट पीरियड चाहिए, ठीक है, 1-2 दिन का बात नहीं, बोल रहे 3 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स या 90 डेज होता है, तो फिर जो सेलर है वो उस पर बिल्स ड्रॉ करेगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डेटर। मतलब उसके बुक्स में डेटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल्स रिसीवेबल में, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है तो बी आर डेबिट टू डेटर, बी आर ड्रॉ करने से डेटर हट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट है हम लोग का 3 लाख। अच्छा, अब ये सब लिख दिया। अगर बस यही ट्रांजैक्शन था तो दोनों साइड तो बैलेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग का ओपनिंग है, हम लोगों के पास, देखो इसका लॉजिक क्या हुआ, हम लोगों ने 5 लाख रुपीज का मार्केट में रिसीवेबल था, ठीक है, हम लोगों ने और भी 11,40,000 का सेल किया, तो बोलो टोटल मार्केट से कितना रिसीवेबल है? 16,40,000। ये हो रहा है कि नहीं? মানে এটা হচ্ছে কিনা কি আমরা মার্কেট থেকে কত পাবো? ডেটার থেকে তো রিসিভেবল है, আমরা মার্কেট থেকে 5 লাখ পাবো। আরো এবারে আমরা যদি ক্রেডিট সেল করি তাহলে টোটাल रिसीवेबल কত? 16,40,000। लेकिन इसमें से हम लोगों ने कितना ले लिया है? 6 लाख, तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर हम लोगों ने 10,000 का डिस्काउंट दिया है वो भी इसमें और नहीं आएगा, मतलब मेरा बैलेंस रिड्यूस होकर 7 लाख आ रहा है कि नहीं? हम वो बोल रहे हैं। देखो मुझे मिलना चाहिए था 16,40,000, लेकिन मैंने डेटर से कितना रिसीव कर लिया है? 6 लाख, ठीक है। तो अभी मुझे कितना मिलना चाहिए? 10,40,000। अच्छा, अब मैंने किसी डेटर को 10,000 का डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। हाँ, कितना? बैड 30,000। अच्छा, अब देखो फिर इसका मतलब हम लोगों के पास रिसीवेबल कितना है? 10 लाख। अब अगर बिल्स इसमें से ड्रॉ हो गया है तो डेटर मेरा कम हो जाएगा, तो कितना होना चाहिए था? 10 लाख ना, कत হচ্ছে 10,30,000। हाँ, तो 3 लाख माइनस करने के बाद कितना होना चाहिए था? हाँ, लेकिन यहाँ देख कितना रहा है? 7 लाख। तो फिर बाकी 30 कहाँ गया? মানে বাকি 30টা কি হলো? আমার তো দেখা উচিত কত? 7,30,000 ক্লোজিং ডেটার এটা হচ্ছে, কিন্তু আমার দেখাচ্ছে ক্লোজিং ডেটার কত? 7 লাখ। তার মানে আমার 30,000টা কোথায় চলে গেছে? ব্যাড ডেট। আর এমনিতেও তো দিয়ে দিয়েছে কি ব্যাড ডেটটা মিসিং, তার মানে আমি ব্যালেন্সটাকে কি লিখবো? ব্যাড ডেটই लिखो। तो बैड डेट हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, बैड डेट हमेशा लेकिन इस यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, ठीक है। बैलेंस सीडी के नीचे बैड डेट नहीं लिखना है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन नहीं होता, ये तो क्लोज हो गया ना अकाउंट, तो मुझे यहाँ जगह मिल रहा है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 30,000, 16,40,000, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट हो गया हम लोग का? बैड डेट। ये तो आसान था, लेकिन इतने आसान तो नहीं देता है, कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दिया है, इसमें क्या अकाउंट बनाना होगा बोलो। बोल रहा है कि कैलकुलेट द क्रेडिट परचेस, तो पहला लाइन पढ़ के ही पता चलेगा। क्रेडिट परचेस निकालना है, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट मेड इन कैश और डिस्काउंट रिसीव। और देखते हैं कुछ दिया है? नहीं, और कुछ नहीं दिया, ये यहीं पर छोटा सा ही दिया था, ठीक है। तो बनाओ क्रेडिटर अकाउंट। अच्छा, फाइंड क्या करेंगे? क्रेडिट परचेस, ठीक है।
इलास्ट्रेशन क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का ओपनिंग किधर जाएगा? क्रेडिट साइड, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 4 लाख टू बैलेंस सीडी 5 लाख। अब एक एक एंट्री बताओ मुझे। पेमेंट मेड इन कैश, क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर टू कैश, हाँ क्रेडिटर डेबिट होगा ना, क्रेडिटर टू कैश। तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू कैश 8,50,000, ठीक है। क्रेडिटर टू कैश बोलते हैं, पेमेंट बोला था। फिर बोला है कि डिस्काउंट रिसीप्ट, इसका क्या एंट्री होता है? हाँ, क्रेडिटर कम हो जाएगा और डिस्काउंट रिसिप्ट हम लोगों के लिए गेन है, तो ये ऐसे होगा। तो क्रेडिटर में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट 20,000, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 20,000। इधर हम लोग का बैलेंस आ रहा है, इधर टोटल आ रहा है 4 लाख, नहीं इधर ज्यादा है ना, 8,50,000 और 5 लाख मतलब 13,70,000। और यहाँ पर हम लोग का फिर माइनस होके 9 लाख। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होगा ना, तुम लोग को ये नहीं बताएगा कि इसको लिखना क्या है। यहाँ जैसे बोल दिया क्रेडिट परचेस, तो तुम लोग यहाँ पर क्या लिखोगे? फिर बैलेंस क्या लिखना पड़ेगा? बाई परचेस, क्योंकि क्रेडिट परचेस का एंट्री क्या होता है? परचेस टू क्रेडिटर, तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा बाई परचेस। लेकिन जब हमें पूरा एक मतलब क्वेश्चन देगा जिसमें ये एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा, वहां पर हमें बोलेगा नहीं कि क्रेडिट परचेस निकालो, तो हमें खुद से समझना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट में आता क्यों है? अगर हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं और परचेसर के साथ हमारा क्या क्या हो सकता है लिंक, हम लोगों ने उससे क्रेडिट पे कुछ खरीदा, कुछ पैसा पेमेंट किया, कुछ बाकी रखा, कुछ डिस्काउंट रिसीव किया, ये सब हो सकता है। या फिर उसने हम पे बिल्स ड्रॉ किया, तो यहाँ पर बिल्स पेबल का कंसेप्ट आएगा, जैसे उसमें बिल्स रिसीवेबल है। तो डेटर या क्रेडिटर से रिलेटेड आइटम हमें पता होगा तो ही हम लोग इसे कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में हमें कभी नहीं बोलेगा कि ये क्रेडिट परचेस निकालो, ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये बैलेंस भी तुम लोग निकाल लोगे, लेकिन लिखोगे क्या, तो वो समझना पड़ेगा कि हम लोग लिखे क्या, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखो इसमें क्या बोला है। बोल रहा है कि ए एडम जी keeps his books on single entry basis, the analysis of the cash book for the year ended on 31st March 2022। अच्छा, इन्होंने अपना क्या प्रेजेंट किया है? बोल रहा है इनके पास अपना कैश बुक है। तो कैश बुक में क्या लिखा जाता है बोलो? ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब कैश ट्रांजैक्शन हम लोग का फिक्स्ड एसेट का हो, करेंट एसेट का हो, कैसे भी नेचर का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे कैश ट्रांजैक्शन हम लोग लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो। अगर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है तो हम लोग सब लिख सकते हैं। जैसे देखो, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ड्रॉइंग्स, कैश परचेज, बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, यहाँ पर ये ओपनिंग दिया है, ठीक है। कैश बुक कैसे स्टार्ट होता है? यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस से होता है, क्लोज भी कैश बैलेंस से होता है। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर, कैश सेल, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें दे दिया है, ठीक है। और ये क्लोज कर दिया है कैश बुक इन्होंने। और उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया है एसेट लाइबिलिटीज का, डेटर, क्रेडिटर, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। बोल रहे हैं प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर एंड 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट। ये नीचे हमें इंफॉर्मेशन दे दिया है कि फाइनल अकाउंट्स बनाओ। मतलब क्या क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। और जब भी हम लोग बनाएंगे उसमें डेप्रिसिएशन भी देने बोला है। तो नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन, ये कहाँ कहाँ जाएगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? एक तो बैलेंस शीट में जो एसेट लिखेंगे उसमें से लेस होके बैठेगा, और दूसरा हम लोग का कहाँ पर जाएगा? पीएल में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डाउटफुल डेप्ट का है ये वाला, ये कहाँ पर जाएगा? ये बैलेंस शीट में डेटर से क्या होगा? लेस होके बैठेगा, और कहाँ पर जाएगा? पीएल में जाएगा, ठीक है।
पीएल में हम लोग इसको दिखाएंगे, तो ये 2 जगह पे जाएगा। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर डेटर का अगर चेंजेस हुआ है तो इससे क्या पता चलता है कि जरूर इस पे कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ होगा। क्रेडिटर का भी चेंजेस हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ होगा। मशीन का चेंजेस नहीं हुआ है, मशीन पहले जैसे था वैसे, मतलब मशीन में कुछ भी एटलीस हमें नहीं करना है। फर्नीचर का भी सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इन्वेंट्री का चेंज हुआ है और इन्वेस्टमेंट का चेंज नहीं हुआ। ये देखो ये सब नो चेंज है। मतलब अगर हमें अकाउंट ओपन करना है, मतलब अकाउंट ओपन मतलब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि डेटर कैसे बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, ये जो चेंजेस हुआ है क्यों हुआ है, बस चेंजेस में हमें ये नहीं देखना है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, बाकी हम लोग का चेंजेस हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देख लो एक कैश बुक है। कैश बुक में कुछ ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे देखो सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट किए, इसी वजह से हम लोग का कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहा होगा, और कुछ सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड है तो वो भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का एक पहले फॉर्मेट बना लेते हैं और देखते हैं क्या क्या पुट किया जा सकता है, उसके बाद देखेंगे क्या वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जो नाम दिया है मैंने लिख दिया, ठीक है। बनाओ तुम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जैसे लिखते हो फाइनल अकाउंट्स के लिए वैसे ही लिखना पड़ेगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एक पेज हम जगह रख रहे हैं पूरा ट्रेडिंग पीएल के लिए, हो जाएगा आई थिंक, या फिर पीछे थोड़ा और भी जगह रख लेते हैं ना, इतना जगह नहीं रख दिया। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 of March 2022। लाइबिलिटीज एसेट, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जब बनाते हैं सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है एसेट और लाइबिलिटीज का, ठीक है, जो एसेट और लाइबिलिटीज का एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है उसमें कौन कौन से अकाउंट में चेंजेस हुआ है उसका हमें अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। तो तुम लोग क्या क्या अकाउंट ओपन कर सकते हो, सन्ड्री डेटर मतलब वर्किंग नोट बोल रहे हैं, और क्या ओपन होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, मशीन का जरूरत नहीं, फर्नीचर का जरूरत नहीं, इन्वेंट्री का जरूरत नहीं होता है, वो ओपनिंग क्लोजिंग में लिख देते हैं तो हो जाता है, ये कभी भी बनाने का जरूरत नहीं। वर्किंग नोट में और क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट भी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है। तो वर्किंग नोट कौन कौन से लेजर का बनाओगे, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ से बस ये 2 ही बनेगा है ना, चेंजेस तो और किसी में नहीं है। बस इन्वेंट्री तो मैंने नहीं बोला, तो सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर। तो सबसे पहले ये देखो कि हम लोग कौन सा जो है वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे चूज करेंगे, हमें जो एसेट लाइबिलिटीज का अलग से इंफॉर्मेशन रहेगा जिसमें हमारा चेंजेस हो गया है वो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। लिखो, सन्ड्री डेटर वर्किंग नोट नंबर 1, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर, वर्किंग नोट नंबर 2, सन्ड्री क्रेडिट, ठीक है। ये तो पहले हमें चूज कर लेना पड़ेगा कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। और एक अकाउंट हमारा हमेशा बनेगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों, क्योंकि वो नहीं बनाएंगे तो हम लोग कैपिटल तो नहीं मिलेगा, कैपिटल नहीं मिलने से तो बैलेंस शीट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो और एक क्या अकाउंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये हमेशा बनेगा, ठीक है। चाहो तो उसे एकदम स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बनाना पड़ेगा।
स्टेटमेंट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीज पुट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैश ये स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जहां दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो बैंक बैलेंस 1 अप्रैल का, तो बोलो ये कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कौन से बैलेंस शीट में जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा, क्योंकि ये तो ओपनिंग वाला है। अच्छा, अब नॉर्मली तुम लोग सोचोगे हम लोग तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दोनों ही बनाते थे, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक तो हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा ना फाइनली, तो जो प्रीवियस ईयर वाला है वो डेटा हम लोग का यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर तुम लोग सबसे पहले लिखो कैश, ठीक है, एसेट साइड में लिखो कैश नहीं, बैंक बैलेंस 2800, ठीक है, बैंक बैलेंस 2800। अच्छा, फिर रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर 48,000, ये कहां पर लिखोगे? डेटर का जो लेजर बना रहे हैं वहां, तो क्या लिखेंगे? बाय कैश, क्योंकि कैश बुक है, एक ही हमारा कॉलम बना हुआ है तो कैश ही मानेंगे। 48,000 बाय कैश। अच्छा, फिर बोला है कैश सेल, तो क्या होगा एंट्री? कैश टू सेल्स होता है, कैश सेल का एंट्री, तभी तो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कहाँ जाना चाहिए? तो इसका तो हमारे पास कोई लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक सेल्स अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है, अपने समझने के लिए। एक क्वेश्चन हम ज्यादा लेजर बना के दिखा देते हैं, उसके बाद तुम लोग उसको अपने हिसाब से कम कर सकते हो, मतलब अगर खुद समझ में आ जाता है कैसे करके हो रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स, ताकि अकाउंट का हम लोग पोस्टिंग कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैश टू सेल्स है, तो बाई कैश, बाई कैश 11,000 का, ठीक है, बाई कैश हम लोग का कितना हो गया? 11,000। अच्छा, इसके बाद बोला है कैपिटल ब्रॉट इन, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बना लो, वहां पोस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट और एक अकाउंट बनाओ कैपिटल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलो, बाई कैश कितना होगा? 6,000, 6,000 हो जाए। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर दिया है, देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका एंट्री क्या होता है? देखो यहाँ पर एंट्री कैसे हुआ होगा? कैश टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? बोलो, ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में जाएगा? मतलब जब भी कोई हम लोग एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि सैलरी टू कैश, उसके बाद उसे पीएल में ट्रांसफर नहीं करते, पीएल टू सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएल में होगा, ठीक है। अब इसका अगर अकाउंट नहीं ओपन करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमारा ट्रांजैक्शन वैसे लिखने का जरूरत नहीं, अगर चाहो तो ओपन कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल तो नेसेसरी होता है, इसीलिए मैंने कर दिया, इसका जरूरत पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो पीएल में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, ये अर्निंग, ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट कितना लिखेंगे? 200। अच्छा, बाकी डेटा को क्यों मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा? एक भी डेटा ऐसा नहीं था जो कि पीएल में जाने वाला था, इसीलिए नहीं लिखा, ठीक है। एक भी डेटा थोड़ी ना ऐसा था जो पीएल में जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। हाँ। अब देखो, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ लिखोगे? लेजर में, ये थोड़ी ना हम लोग का पीएल ट्रेडिंग में आएगा, और बैलेंस शीट में तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आता है, तो डायरेक्टली इसको तो लिख नहीं सकते, तो इसका अकाउंट बनाना जरूरी है, ठीक है। तो पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर को क्या लिखोगे? टू कैश, ऊपर मत लिख दो, क्योंकि तुम लोग को बैलेंस भी ओपनिंग क्लोजिंग लिखना पड़ेगा। टू कैश बोल के लिखो 35,000। अच्छा, फिर देखो पेमेंट बोल रहा है सैलरीज, ठीक है, सैलरी 6,500, तो सैलरी पे करने से कहाँ लिखेंगे बोलो? पीएल में लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो लिखो टू सैलरी, टू सैलरी कितना हो रहा है? 6,500, ठीक है।
ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये पीएल में जाएगा ना, जनरल एक्सपेंस ये भी हम लोग पीएल में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है, इससे रिलेटेड हमें नीचे कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था, मतलब इसमें हमारा कोई एडजस्टमेंट आगे नहीं होने वाला, ठीक है। टू सैलरी 6500, रेंट एंड एक्सपेंसेस कितना लिखोगे, 1500 लिखो। टू रेंट एंड एक्सपेंसेस 1500, टू रेंट एंड एक्सपेंसेस 1500। अच्छा, और क्या है, अच्छा जनरल एक्सपेंस छूट गया 2500, वो भी लिख लो, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है हम लोग का 2500, ठीक है, 2500। रेंट टैक्सेस लिख लिया। अच्छा, ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे, ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स को यहाँ पर लिखो, कैपिटल का जगह लिखो, फिर लेस ड्राइंग्स कर दो, कैपिटल, और यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ ड्राइंग्स लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस होगा तो वो लिखना पड़ेगा। तो ड्राइंग से हम लोग का 3600, ठीक है, माइनस तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ड्राइंग्स हो गया हम लोग का 3600। अच्छा, कैश परचेज, ठीक है, तो कैश परचेज का एंट्री के लिए हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट बना लो, ठीक है। कैश परचेज, परचेज अकाउंट बनाओ, परचेज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कैश टू, परचेज टू कैश। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कितना लिखेंगे, 12000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है, देखो बैलेंस एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर जाएगा, ये दोनों क्लोजिंग कैश बैलेंस कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में। ये तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं जाएगा, जो नया वाला बैलेंस शीट बन रहा है वहीं पर तो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो हम लोग 2 साल का डेटा नहीं लिख रहे हैं, 6400 और 500, ये यहाँ पर आएगा। नीचे के साइड लिखो, यहाँ पर कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आता, अगर हमें बनाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इनका बैलेंस शीट बना के देना है, तो ये लास्ट ईयर का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वही इक्विवेलेंट टू बैलेंस शीट होगा। तो 6400 और 500, यहाँ पर लिख दो 6400 और 500, ठीक है। तो देखो ये पूरा हम लोगों ने पुट कर दिया। अब डेटर में डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो, देख देख के डेटर अकाउंट में जाओ, डेटर अकाउंट में डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग लिखो। तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना होगा, 14500, और बाई बैलेंस सीडी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, इस तरीके के, इस क्वेश्चन का मार्क्स भी ज्यादा ही होता है इसलिए। 17600, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। अच्छा, अब क्रेडिटर का भी लिखो, 5800 और 7900, इधर आएगा 5800 और 7900, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, अब हम लोगों ने बैलेंस लिख लिया। अच्छा, हाँ, और एक चीज भी करो, सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहां पर जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी तो आएगा। सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी आएगा, तो उसमें भी साथ ही साथ लिखो सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर बोल के ओपनिंग बैलेंस लिख लो, कितना है 14500। और क्लोजिंग वाला कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में लिखो, यहाँ पर सन्ड्री डेटर, नहीं तो छूट जाएगा, एक ही साथ लिखना है, ठीक है, एक ही साथ साथ हमें पोस्ट करना है, जहां जहां जो डेटा जाएगा। एक डेटा अगर मल्टीपल जगह पे जाएगा तो हमें मल्टीपल जगह पे लिखना पड़ेगा। 17600, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिटर का भी सेम तरीके से कर लो। क्रेडिटर का पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कितना लिखेंगे, 5800 इधर होगा, ठीक है। क्रेडिटर लिखो 5800, और बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, लिखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर 7900, ठीक है, ये देखो 7900। अच्छा, अब मशीन, मशीन को कहाँ लिखेंगे, मशीन को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, सेम अमाउंट में है, और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में है उसमें भी सेम अमाउंट में लिखना पड़ेगा। तो मशीन पहले भी 7500 था, अभी भी 7500 है, यहाँ लिखो मशीन 7500, ठीक है। अच्छा, अब मशीन के बाद लिखो फर्नीचर, दोनों जगह पे ही 1200 करके जाएगा, तो फर्नीचर यहाँ पर लिखो 1200, अगेन इधर लिखो फर्नीचर 1200, सेम अमाउंट फर्नीचर, फिर से यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1200, हो गया। अच्छा, फर्नीचर के बाद इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री क्लोजिंग है, मतलब देखो यहाँ पर एक इन्वेंट्री आएगा, यहाँ पर लिखेंगे
इन्वेंट्री यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, पहला वाला जो है, यानी 3900 वाला, ठीक है, 3900 वाला। और इधर इन्वेंट्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, हाँ एसेट में आएगा। यहाँ पर इन्वेंट्री हम लोग का हो रहा है 5700, और ये इन्वेंट्री और एक जगह पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक और बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख लो। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक बोल के कितना आएगा, जो प्रीवियस वाला है उसका वैल्यू कितना है 3900, और जो क्लोजिंग वाला है क्लोजिंग वाला, हाँ 5700, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये कहां पर आता है, बैलेंस शीट में 5000 है, दोनों जगह पे लिख दो 5000 5000 इन्वेस्टमेंट 5000, और यहाँ पर भी लिखो इन्वेस्टमेंट 5000। अच्छा, यहाँ तो मेरा जगह कम पड़ गया, चलो इसके बीच में लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हो गया मेरा 5000। तुम लोग का जगह है तो नीचे लिख लो, मेरा यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है, 5000 हो गया। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ नीचे और एक डेटा दिया था, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर। अच्छा, मशीन फर्नीचर पे तो हमें डेप्रिसिएशन लगाने बोला था, तब तो गलत हो गया, ये वाला हमें डेप्रिसिएशन लगा के देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। ये इस पे लगा दो 7500, 10% कितना होगा, वैल्यू बताओ, 10% दोनों पे लगाने दो, 750 और ये वाला 120, तो देखो कितना आता है 6750 1080, है ना। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 750, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 120, लिखो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 डेप्रिसिएशन पीएल में लिखना है, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 750 और 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 120। अच्छा, और एक बोला था डाउटफुल डेप्ट भी है, तो पीएल यहाँ पर ओपन है तो पीएल में लिख देते हैं डाउटफुल डेप्ट, लिखो 2 पीवीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना बोला है 800। और एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में डेटर से लेस कर दो, ठीक है। तो डेटर को भी यहाँ पर हम ब्रैकेट में मॉडिफाई कर लेते हैं, देखो यहाँ 17,600 माइनस 800 कर लो, ठीक है, 17,600 माइनस 800, ये लास्ट वाला याद ही नहीं था, माइनस करने से कितना आएगा 16,800 आ रहा है, देखो 16,800, सब डेटा पुट हो गया। अब हम लोग एक एक करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले डेटर का अकाउंट क्लोज करते हैं, तो डेटर का मुझे बोलो क्या बैलेंस आ रहा है, किधर बैलेंस आ रहा है, इधर आएगा, बोलो कितना आ रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, परचेस, डेटर सेल्स ना, परचेस टू सेल्स, डेटर को तो बेचना है, क्रेडिट, हम भी क्रेडिटर लिखते रहते गलती से, क्रेडिट, ठीक है। कितना आ रहा है 51,100। अब तुम लोग सोचोगे क्या इसका कोई काम है, हाँ होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हमें सेल्स दिखाना है तो हमें कौन सा सेल्स लिखना पड़ेगा, यही वाला, मतलब इनका सारा का सारा क्रेडिट सेल है, नहीं तो ट्रेडिंग कैसे पूरा करोगे, तो ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करोगे, सेल्स, क्योंकि हमारे पास तो सेल का इंफॉर्मेशन था ही नहीं, तो हमें सेल्स मिल गया वर्किंग नोट नंबर 1 से, तो क्यों वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, ये देखो समझ में आएगा। तो कितना आया 51,100, ठीक है, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कैसे करोगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, परचेज, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर, बोलो कितना हो रहा है, टोटल करो, 42,900, और इधर माइनस करने से 37, ये क्या आएगा बोलो, बाई आ रहा है, बाई साइड में लिखिए क्या, परचेज, ठीक है, बाई परचेज क्रेडिट वाला, ठीक है। तो अब इनका और कुछ कैश परचेज तो हमें बोला नहीं था, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कहां पर चला जाएगा,
ट्रेडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग में लिखो टू परचेस बोल के। अच्छा, कैश सेल कैश परचेस भी था ना इनका, ये देखो कैश सेल था ना, हाँ ये तो था इनका 11,000 का कैश सेल था। तो ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करो, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखो टू परचेस, कैश और क्रेडिट दोनों ही लिख देंगे, कैश और क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट अभी अभी हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 से निकाले, कितना आया बोलो, बोलो कितना आया, कैलकुलेट किए जो तुम लोग, 37,100, और कैश भी था इनका, तो कैश भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख के टोटल कर देंगे, और ये भी क्रेडिट लिख देते हैं यहाँ पर, क्रेडिट, और यहाँ नीचे कैश वाला लिख देंगे, फिर आउटर कॉलम में से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का क्लोज हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज करो, कैपिटल मिल जाएगा, टोटल लगाओ इसका, इधर टोटल लगा के मुझे बोलो कैपिटल कितना आएगा, टोटल करके देखो कितना आ रहा है। $34,900, और माइनस करके बताओ 29,100। तो ये हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, 29,100 को बैलेंस शीट में कैपिटल में लिखना पड़ेगा, 29,100 लिखो यहाँ पर। 29,100 ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 3 से मिला, 29,100। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, सेल अकाउंट है, ठीक है। अब सेल अकाउंट को क्लोज करेंगे, बाई कैश हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स तो हम लोग का कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कैश सेल हुआ तो कैश टू सेल, क्रेडिट हुआ तो डेटर टू सेल, तो क्रेडिट तो हुआ है, तो यहाँ पर बाई डेटर बोल के बोलो कितना आया था बैलेंस, यहाँ पर है ना 51,100, क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा 62,100, और ये ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर हम लोग इसको टू ट्रेडिंग अकाउंट बोल के लिख देंगे, और यहाँ पर हो गया 62,100। अब तुम लोग ये पूरा डेटा लिख सकते हो सेल्स के वहां पर, और लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 4 बोल के। और अगर मान लो सेल्स का वर्किंग नोट नहीं बनाते, तो तुम लोग क्या करते, चेक करना पड़ता कैश सेल है कि नहीं, उसको ध्यान में रखना पड़ता, और उसमें 11,000 ऐड कर देते तो हो जाता, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 11,000 ऐड कर दो ना, एक ही बात है, तो कितना आंसर आएगा, बोलो, अभी जो बोला था वही था अमाउंट, 60, यही वाला आएगा, ठीक है। अगर वर्किंग नोट 4 बन रहा है तो डायरेक्टली वो वहां से लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं, बस याद रखना पड़ेगा कि हम लोग का कैश सेल है कि नहीं, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला अकाउंट है, कैपिटल का है, और नीचे एक परचेस का है, ठीक है। तो कैपिटल का हम लोग कैसे करके क्लोज करेंगे, कैपिटल में क्या लिखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग लिख सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल तो मिल गया, बोलो कितना आया 29,100 ना, अभी अभी निकाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। और ड्राइंग्स था जो कि हम लोगों ने बैलेंस शीट में भी लिखा था, वो तो कैपिटल में भी जाएगा, कितना है 3,600, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता, ना तो हमारे पास प्रॉफिट का डेटा है, ना तो क्लोजिंग कैपिटल है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको बंद कैसे करें, बंद तो नहीं कर सकते, ये बंद कर सकते हैं। ये हम लोग क्रेडिट परचेस लिखेंगे, परचेस टू कैश, और क्रेडिट परचेस करने से क्या होता है, परचेस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का था, 37,100, तो टोटल करके कितना आ जाएगा, वो ट्रेडिंग में चला जाए। अच्छा, क्रेडिटर को हम लोगों ने ये परचेज ना, अच्छा कितना आ रहा है 49,100, 49,100। अब ये 49,100 लिख दो डायरेक्टली, या फिर क्योंकि मैंने कैश क्रेडिट लिख रखा है, तो तुम लोग कैश 12,000 लिखने से यहाँ पर ऐड करके वही डेटा आ जाए। और अगर वर्किंग नोट क्योंकि हम लोगों ने बना रखा है, तो तुम लोग पूरा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 49,100, ठीक है।
अच्छा, अकाउंट सब क्लोज हो गया। कैपिटल अकाउंट तभी सिर्फ क्लोज हो सकता है जब हमें कोई एक डेटा एटलीस्ट मिल जाए, तो हमें प्रॉफिट ही पहले मिल जाएगा। तो पहले प्रॉफिट चेक करो, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, ऐड करो, टोटल करो, बताओ कितना हो रहा है। 67,800। अब बोलो कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। 14,000। 18,000 नहीं, आंसर तो 14,800 है, इसीलिए बोल रहे हैं। 67,800 से ये माइनस करके देखो, -3900 और 49,100। हाँ, 14,800 ही हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे, जीपी को जैसे ब्रॉट डाउन करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकाल लो। 14,800, ठीक है। अब दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 15,000। 14,800 और 200, 15,000। अब 15,000 से ये सब खर्चे को लेस कर दो तो 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 870, -6500, -1500, -2500, -800, 2830 आ रहा है। देखो ये वाला आएगा 2,830 प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। 2,830 का प्रॉफिट आ रहा है। अब ये प्रॉफिट कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट बोल के ऐड करके लिखना पड़ेगा। 2830 लिखो यहाँ पर, 2830 यहाँ एड नेट प्रॉफिट 2830, और ये ड्रॉइंग्स लेस करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा, 29,100 माइनस 3600, 28,330, 28,330 आया मेरा। अच्छा, अब ये तो लिख दिया मैंने, लेकिन हम लोग ना कैपिटल अकाउंट को भी एक बार क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट तो पता चल गया। अच्छा, कुछ हमारा एडिशनल कैपिटल था ना क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ, हाँ ये देखो यहाँ पर एक था, ये देखो कैपिटल ब्रॉट इन ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ भी तो ऐड होगा ना एडिशनल कैपिटल, वो लिखा नहीं मैंने। एडिशनल कैपिटल 6,000 यहाँ पर ऐड होगा, तो ये 6,000 से बढ़ जाएगा, इसको चेंज कर लेते हैं, ऐड कर लो 6,000, 34,330, ठीक है। तो वो पहले लिख लेने से ठीक होता है, जैसे हम लोग हर एक डेटा जहां जा रहा है लिख रहे थे, ये पहले ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्लस 7,900 कितना होगा, 032, 42,230। अब इधर भी उतना ही आ जाए तो हो गया, देख लो। ये क्या खुल गया, पीडीएफ डाउनलोड में है। ठीक है, ऐड करो, देखो आ रहा है, 42,230। 42,230, 42,230 हो रहा है टोटल, 42,230, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से करना पड़ेगा, जहां जहां डेटा पुट होता है फाइनल अकाउंट्स का नॉलेज के अकॉर्डिंग वैसे पुट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने एडिशनल कैपिटल पुट नहीं किया था, तो वो वैसे पीएल दिखा है, और अकाउंट बनाना कौन सा मैंडेटरी है, मैंने बोल दिया, जिस एसेट या लाइबिलिटीज का वैल्यू चेंज दिखेगा, बट इन्वेंट्री कभी नहीं बनाना है। जिसका एसेट, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ उसका अकाउंट भी नहीं बनाना है, ठीक है। और स्टार्ट करके जैसे ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से हमें पुट करते जाना है। मल्टीपल जगह पे पुट होगा तो मल्टीपल जगह पे पुट करेंगे। जैसे ये जब कैपिटल ब्रॉट इन वाला था, तो हम लोगों को बैलेंस शीट में भी लिख लेना चाहिए था एडिशनल कैपिटल को, वो छूट गया, बाकी तो सब हम लोगों ने लिखा ही है। बेसिकली पजल के तरह है, ढूंढते रहना पड़ेगा क्या है नहीं है उसी समय। ये तो छोटा है पहला वाला क्वेश्चन, फिर भी टाइम लगेगा, इसमें भी बहुत ज्यादा होगा। ये तो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, तो इतना ज्यादा है नहीं इसमें। तो हम एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।